नमस्कार दोस्तों। तो टेस्ट में हम लोग 50 तक कर लिए थे। आज हम लोग 51 नंबर से 100 नंबर तक करेंगे, 51 से 100 तक। तो उससे पहले के प्रश्न हम लोग शुरू करें। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते। पहला प्रश्न पहला कह रहा है कि मतलब 51 नंबर कह रहा है कि किस नदी को मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लूनी नदी, श्योक नदी, जास्कर नदी, स्पीति नदी। तो इसमें से जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि ये काराकोरम क्षेत्र में जो है श्योक नदी बहती है। कहाँ? काराकोरम क्षेत्र में जो है श्योक नदी बहती है और उसमें इसको जो है मृत्यु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लूनी नदी जो है वो अरावली रेंज में बहा करती है, अरावली पर्वत के दर्रों से पास करती है लूनी नदी। तो लूनी नदी वहाँ से कच्छ के रण में जाकर के जो है विलुप्त हो जाता है। और स्पीति नदी जो है वो जो है कुंजुम दर्रे से निकलती है। ठीक है, स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? वो कुंजुम दर्रे से निकलती है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न पर। तो 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 51 नंबर सॉरी हो गया है, 12 नंबर कह रहा है कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। तो इसमें से यदि हम लोग उत्तर देखें तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ में? अफ्रीका में। एटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महादेश में, यानी कि उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तो और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वतमाला स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई पर्वत है नहीं, वहाँ रेगिस्तान वगैरह सब, लेकिन एक पर्वत है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है हमको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में देखें तो उत्तरी अमेरिका में जो है हमको क्या मिलता है? तो टॉकीज पर्वतमाला मिलता है, टॉकीज पर्वतमाला मिलता है। और दक्षिणी अमेरिका में जो है वो एंडीज मिलता है। ठीक है, आते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। तो कह रहा है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको पता होगा कौन सा है, वो ब्राजील है, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। 54 नंबर में कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिक विखंडन द्वारा, नाभिक संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। तो आपको पता होगा इसमें कि क्या उत्तर होगा, ये हो जाएगा नाभिक संलयन द्वारा। उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है, हाइड्रोजन का नाभिक और हाइड्रोजन का नाभिक मिलके हीलियम का नाभिक बनाता है, तो इसको संलयन कहते हैं जब दो नाभिक मिलती है। तो 55 नंबर में कह रहा है कि मौसम में परिवर्तन किस गति की विशिष्टता से होता है? तो इसमें देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन मतलब ऋतु कैसे आता है? तो धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव के कारण आता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होता है, ऊपर ए और बी में सम्मिलित प्रभाव है, ऊपर में कोई नहीं। तो आपको पता होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर कितना का, तो 23.5 डिग्री का जो है वो झुका हुआ है, 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है, जिसके वजह से जो है मौसम में परिवर्तन होता है। और ये झुका हुआ जो है सूर्य के चारों ओर जो है वह परिक्रमा करता है झुक करके, तो इसके वजह से जो क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऊपर बताया गया ए व बी दोनों के माध्यम से। ठीक है, 56 नंबर में आते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया फॉर्न आल्प पर्वत, बोरा पोलैंड में, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसीन मिस्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बोरा जो है वो एक शुष्क पवन है, शुष्क ठंडी वायु है जो इटली के उत्तरी भाग में विशेषकर प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा उत्तर जो है यही सही होगा। ये पोलैंड में दिया हुआ है लेकिन पोलैंड नहीं होगा, इसमें इटली होगा, तो ये इटली में बहा करती है। ठीक है, आते हैं 57 नंबर पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? कह रहा है नृत्य जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो कथकली जो है, सत्रिया, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, ठीक है, कुचिपुड़ी केरल में है, और सत्रिया जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सत्रिया नृत्य जो है वो असम में आता है, कथकली कर्नाटक में, सॉरी केरल में कथकली केरल में, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी किस में? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, सत्रिया किस में? तो असम में। 58 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा त्यौहार केरल से संबंधित है? कौन सा त्यौहार कह रहा है केरल से संबंधित? केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कह रहा है बुथुकम्मा, त्रिशूर, पशुम, पोंगल, ट्यूलिप। तो इसमें से उत्तर जो हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा बी, त्रिशूर पूरम। ठीक है, वो केरल से संबंधित है, त्रिशूर पूरम जो है वो केरल में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है इसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें किसे क्या किया जाता है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। यदि हम लोग बाकी ऑप्शन पर देखें तो बुथुकम्मा जो है वो फूलों का त्यौहार है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ? तेलंगाना में। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, पता होगा, पोंगल जनवरी के महीने में। ट्यूलिप फूलों का त्यौहार है, ये जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप एक फूल है जो जम्मू कश्मीर में उगता है, तो उसी के नाम पे मनाया जाता है।
59 नंबर में देखते हैं, कह रहे निम्न में से कौन सा असत्य है। हुसैन सागर तेलंगाना में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कोल्लेरू झील जो है वो केरल में है। कह रहे कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है। तो हुसैन सागर जो है वो तेलंगाना में वो सही है, लोकटक झील मणिपुर में ये भी सही है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में ये भी सही, तो ये गलत है। ठीक है, तो कोल्लेरू झील जो है वो केरल में नहीं है, कोल्लेरू झील कहाँ है आपको, वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के जो वेम्बनाथ झील है और अष्टमुरी झील है, अष्टमुरी झील है केरल में। ठीक है, अष्टमुरी झील केरल में है, तो ये कोल्लेरू झील क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कोल्लेरू झील क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। 60 में कह रहा है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपको पता होगा सितार वादक गलत, तबला वादक ये सही हो जाएगा, ढोलक वादक गलत, बांसुरी वादक गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तबला वादक सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो है वो बहुत ही फेमस तबले वादक हैं, तो तबला वादक से संबंधित है। 61 में कह रहा है कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती संप्रदाय को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय जो है वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, उन्होंने जो है अपना प्रचार प्रसार जो है वो दौलताबाद को बनाया था केंद्र, तो इसका एक पूरा इतिहास है, तो उसमें नहीं जाते हम लोग, उसी प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन चित्रकार थे। अब्दुल समद, अब्दुल हसन, अकारिजा या मीर सैयद अली। तो ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल समद, अबुल हसन और अकारिजा, तो उत्तर बी थी, अबुल हसन और अकारिजा सही है, तो ये हो जाएगा 2 और 3, तो ये उत्तर है बी में, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। तो कह रहा है जहांगीर के शासनकाल के कौन कौन चित्रकार थे, तो अबुल हसन और अकारिजा। ठीक है, यानी कि उत्तर बी हो जाएगा इसका सही। 63 नंबर में कह रहा है कि अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों को आरोही क्रम में सजाए। अकबर जो है युद्ध लड़ा था उसको आरोही क्रम में कह रहा है सजाने के लिए। तो पहला युद्ध है पानीपत का, द्वितीय युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध, गुजरात विजय। तो ये सारे युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया था सबसे पहले। ठीक है, 1556 में, तो ये लड़ा गया था 1556 में। इसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध, देखते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1576 में। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। मेवाड़ का युद्ध जो है 67-68 में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1567-68 में जो है मेवाड़ का युद्ध लड़ा गया था। गुजरात विजय, तो गुजरात विजय यदि देखें तो गुजरात विजय कब किया गया था, तो ये किया गया था आपको 72-73 में। ठीक है, 1572-73 में। तो इस तरह से यदि हम लोग उत्तर देखें तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, तो इसको आइए क्रम में सजाते हैं। तो 1556 के बाद आ जाएगा कितना 67-68, फिर 76 और फिर आ जाएगा 72-73, सॉरी 72-73 और फिर 76, मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2, तो उत्तर है ए में, तो उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हमारा कि 64 में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो आइए देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो इसमें दिया है गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, अर्जुन देव ने और गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा 64 नंबर का, गुरु नानक जो है खालसा पंथ का स्थापना नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। गुरु रामदास ये भी नहीं किया था, अर्जुन देव ने भी किए थे, तो कौन बच गया, गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब आते हैं 65 नंबर पे। ठीक है, 65 नंबर में कह रहा है कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो डचों की पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन यहाँ सवाल में थोड़ा सा चेंज है, वो कहाँ की जगह कब होगा। तो ऑप्शन में जो है वो थोड़ा उल्टा है, तो कब स्थापित की हुई, तो 1605 में। ठीक है, सी हो जाएगा इसका उत्तर। तो क्या हो जाएगा उत्तर, सी हो जाएगा 1605 में। लेकिन यदि हम लोग पूर्ण प्रश्न पे चले तो इसका ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, पर कहाँ स्थापित हुए, तो ये मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए थे, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो ये मसूलीपट्टनम में जो है वो स्थापित की गई थी डचों की पहली फैक्ट्री। ठीक है, तो 66 में देखते हैं, कह रहे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 12 नवंबर 1930, 5 फरवरी 1991, 5 मार्च 1931 और 5 मार्च 1932। तो गांधी इरविन का जो है वो समझौता हुआ था, इरविन पैक्ट भी कहते हैं उसको, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। सॉरी, पूना पैक्ट तो इसके द्वारा हुआ था, तो इरविन का हुआ था 5 मार्च 1931 में। ठीक है, क्या हुआ था 5 मार्च 1931 में। पूना पैक्ट जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा गांधी जी से समझौता हुआ था, तो उसमें नहीं जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 67 में। तो 67 में कह रहा है कि मैच द बॉक्स, तो उसको मैच करना है। कह रहा अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन था।
तो अनहपी इंडिया का जो लेखक था वो थे कौन हमारे, तो लाला लाजपत राय। तो इसका हो जाएगा 4। ठीक है। मदर इंडिया के लेखक कौन है, तो कैथरीन मेयो, ये हो जाएगा 2। 1 इंडियन फिलोसफी का हो जाएगा राधा कृष्णन, तो ये हो जाएगा 2 में चला जाएगा। ये इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये चला जाएगा 3 में। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 हो गया ये इसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया हमारा कितना 2, और ये हो गया 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ये उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। अब आते हैं 68 नंबर में, कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो किस वंश के शासक ने किया था। राष्ट्रकूट वंश, सेन वंश, गंग वंश, चोल वंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गंग वंश, गंगम स्टार। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है वह स्थापना जो है वह कौन किया था, गंग वंश का शासक किया था। ठीक है। 69 नंबर में आते हैं, तो कह रहा है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। कह रहा है भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है कौन सा ऐतिहासिक स्मारक, तो लोधी का मकबरा, कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा। तो इसमें से जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा होगा कैसा, हुमायूं का मकबरा। इसमें जो है इसका जो आर्किटेक्ट है वो जो है भारत और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है ये हुमायूं का मकबरा। 70 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि इन इंडिया स्टाइल इन विच स्टाइल इज द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा बिल्ट। कह रहा है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में, मथुरा शैली में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 70 का वो हो जाएगा बी, द्रविड़ शैली में इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कैलाश मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। आते हैं अब 71 नंबर पे, कह रहा है कालीबंगा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, और बी और सी दोनों, बीबी लाल और बीके थापर। तो कालीबंगा की जो खुदाई है वो किसके काल में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, बी एवं सी दोनों। ठीक है। तो बीबी लाल और बीके थापर जो है उसी दोनों के निर्देशन में कालीबंगा की खुदाई की गई थी। 72 में कह रहा है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, महावीर स्वामी, ए और बी, अरिष्ट स्वामी और महावीर स्वामी दोनों, अरिष्टनेमी और महावीर स्वामी दोनों। तो जैन धर्म में किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में जो है वो जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख है, तो अरिष्टनेमी का भी है और महावीर स्वामी का भी है। तो ये उत्तर हो जाएगा डी, इसका क्या उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा, अरिष्टनेमी और महावीर स्वामी दोनों का उल्लेख मिलता है। 73 में फिर से आ गया मिलान करने वाला, तो कह रहा है चरक क्या लिखा था, तो चरक संहिता लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। नागसेन क्या लिखा था, तो नागसेन जो है वो मिलिंद पन्हो लिखा था। नागसेन क्या लिखा था, तो मिलिंद पन्हो, तो इसका हो जाएगा 4। भास क्या लिखा था, तो स्वप्नवास दत्ता लिखा था भास। ठीक है। तो भास लिखा था स्वप्नवास दत्ता। और वात्सायन का कामसूत्र, तो ये हो जाएगा 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, तो ये उत्तर हो जाएगा सी इसका। ठीक है। चरक क्या लिखा था, मिलिंद पन्हो। नागसेन का क्या था, सॉरी चरक लिखा था चरक संहिता, नागसेन लिखा था मिलिंद पन्हो, भास लिखा था स्वपन वासव दत्ता लिखा था भास, और वात्सायन लिखा था कामसूत्र। तो 2 4 3 1। 74 में कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कह रहा है कौन था, तो अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। तो कौन था, तो ये हो जाएगा सुबुक्तगीन। सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण कौन सा तुर्क शासन किया था, तो सुबुक्तगीन किया था। ठीक है। 75 में कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अद्धा एवं बिख नामक सिक्का जारी किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अद्धा एवं बिख नामक सिक्का जारी किया। तो पहला ऑप्शन है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। अद्धा एवं बिख नामक सिक्का कौन जारी किया था, तो फिरोज शाह तुगलक जारी किया था। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। तो 76 नंबर सवाल कह रहा है कि 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कौन सा है, तो रॉबर्ट क्लाइव, ये सबको याद होता है। प्लासी का युद्ध क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। 77 में कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कह रहा है कहाँ हुआ था। अच्छा बताइए, प्लासी का युद्ध में जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1757-60 में, ये तो दिया ही है, 1757 से 60 तक चला था, और 65-67 फिर से हुआ था। ठीक है। अच्छा बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब, तो 1764 में।
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अब आते हैं 77 रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, वाराणसी, झांसी, वृंदावन। तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। 78 में कह रहा है कि विद्रोह एवं वर्ष का मिलान करें। अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो अहोम विद्रोह जो है वह कब हुआ था, देखते हैं हम लोग। तो ये विद्रोह हुआ कहाँ था? ये हुआ था असम में, ठीक है, असम में हुआ था अहोम विद्रोह। और कौन किया था? तो गोमधर कुंवर, इसका जो मेन नेता था, मुख्य नेता, वो था गोमधर कुंवर, ठीक है। कोल विद्रोह, अच्छा ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1828 में, ठीक है, 1828 में। तो इसका हो जाएगा 2। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था आपको छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर पठार, मतलब बिहार का और झारखंड का जो हिस्सा है वहाँ हुआ था, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और ये इसका जो मुख्य नेता था वो कौन था? तो इसका मुख्य नेता था बुद्धो भगत। और ये कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। तो इसका हो जाएगा 4, ठीक है। संथाल विद्रोह कह रहा है कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वो हुआ कहाँ था? तो सिद्धो और कान्हू को सिद्धो और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो क्या बचा? 1921 में। तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मुदलीपर में। ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो इसका होता है 2 4 1 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2 4 1 3। 79 करा चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना था? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने किसे अपना नेता चुना था? तो सुखदेव को, यशपाल को, आशुतोष मुखर्जी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यशपाल को, सी को। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा, यशपाल। 80 नंबर सवाल कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। तो उत्तर हो जाएगा 1। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। तो हो जाएगा 1। 81 नंबर में फिर से आ गया मैच द कॉलम, कर मिलान करने के लिए। कांग्रेस का अधिवेशन कह रहा है कब, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, कब अधिवेशन था और कहाँ हुआ था? तो कह रहा बम्बई का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई अधिवेशन 1885 में हुआ था, ये जो है सही है। 1 मद्रास का अधिवेशन जो है वो 1894 में हुआ था, ये भी सही है। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, ये भी ठीक है। और अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था, ये भी सही, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 82 में कह रहा है कि संविधान के प्रस्ताव में कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया? कह रहे कौन सा शब्द जो है बाद में जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता। तो एकता पहले से था, तो 1 2 4 धर्म जो है जोड़ा गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका डी, 1 2 4। 42 में किस संविधान संशोधन में? तो 42 में संविधान संशोधन में जोड़ा गया ये सब। 83 नंबर कह रहा है कि वर्ष 1948 में गठित भाषाई प्रांत समिति में शामिल व्यक्तियों का कौन सा समूह सही है? कह रहा है 1948 में जो गठित भाषाई प्रांत समिति था उसमें कह रहा है कि कौन कौन से सदस्य शामिल था। तो 1948 का जो सदस्य था उसमें जवाहरलाल नेहरू था, वल्लभ भाई पटेल था और पट्टाभी सीतारमैया था। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। 84 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ था 1992 में, जो कि ये 1990 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, यही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 सही है। तो ये हो जाएगा 1992 में। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए। बिहार में शराबबंदी का संबंध किस अनुच्छेद से है? कह रहा है कौन सा अनुच्छेद जो है बिहार में शराबबंदी से संबंधित है? तो जानते हैं आप कि शराब जो है वह क्या है? राज्य सूची का विषय है, तो सॉरी समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें जो हमारा डीपीएसपी में आता है कि मद्य निषेध का जो है राज्य को व्यवहार करना चाहिए, की ओर जाना चाहिए। तो अनुच्छेद किस में है? ये 47 में है, ठीक है। डीपीएसपी में दिया हुआ है अनुच्छेद 47 में। संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल मूलतः विषयों से संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है? 7वीं अनुसूची में शामिल मूलतः विषयों से संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है? तो संघ सूची 97 विषय है, राज्य सूची 66 विषय है, समवर्ती सूची 52 विषय है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो असत्य जोड़ा है वो हो जाएगा हमारा उत्तर सी। समवर्ती सूची में 52 विषय नहीं होकर के विषय जो है बढ़ गया है। और अब जो विषय है समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय था? संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल मूलतः विषयों से संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है?
कह रहा है कौन सा जोड़ा असत्य है, तो समवर्ती सूची में जो है वो 47 विषय था शुरू में, ठीक है। मूलतः कितने विषय था, 47 विषय था, तो ये जोड़ा जो है वो असत्य हो जाएगा। 87 में कह रहा है कि राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड की सजा के निलंबन दंडाधिकारी कम करने, दंड का स्वरूप बदलने की शक्ति किसके पास है, राज्य विधि द्वारा। तो इस किसके पास होगा ये, तो ये हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास जो है वो सजा का निलंबन करना या फिर दंड को कम करने से संबंधित या बदलने से संबंधित अधिकार है। ठीक है, आते हैं अब 88 में। तो 88 हमारा सवाल है, किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी होती है कब, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठकों से अनुपस्थित, तो ये तो सही है दूसरा नंबर। संबंधित पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, तीसरा नंबर भी तीसरा जो है वो गलत है। तो संबंधित पार्टी द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है वो जो है उसकी संसद की सदस्यता रिक्त नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी इसका। अब आते हैं 89 पे। 89 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं आवश्यक नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी अर्हताएं आवश्यक नहीं है, तो कह रहा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये आवश्यक है। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल का न्यायाधीश होना चाहिए, तो ये भी जो है सही है। उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो इसका जो है आवश्यक नहीं है ये कि उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो ये गलत है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। राष्ट्रपति के नजर में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, तो ये तो अनिवार्य है, ठीक है। तो 90 में आते हैं, कह रहे निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया, साधन आय, अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, अनुदान, सब्सिडी। तो राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या दिया हुआ है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया, अनुदान, सब्सिडी शामिल किया जाता है, साधन आय भी शामिल किया जाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय ये जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अप्रत्यक्ष कर। 91 में कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम निष्पादन बजट, ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया था। तो निष्पादन बजट की शुरुआत जो है किस देश के द्वारा किया था, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी, ब्रिटेन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है वो निष्पादन बजट का जो है वो शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो निष्पादन बजट किसको है, तो देखिए किसी कार्य को जो है परिणाम जो आएगा, जब कोई कार्य किया जाएगा उसके आधार पर जो है मानक बना करके उसका जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के आधार पर जो है उसका बजट बनाया जाता है, उसी को जो है, या आप फिर कह सकते हैं कि शुद्ध लागत, जो शुद्ध लागत हुआ काम का उस पर जो है बजट बनाया जाता है, तो उसको निष्पादन बजट कहा जाता है। बयान में कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके सदस्य ब्रिक्स में शामिल देश हैं, तो ये सही है कि गलत, तो ये जो है सही है, इसके सदस्य जो है वो ब्रिक्स में शामिल होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये गलत हो जाएगा। इसके प्रथम के.वी. कामत था, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जो है वो सही है। 93 में कह रहा है गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। झींगा मछली, टमाटर, प्याज, सेब। तो प्याज तो होगा ही, गुलाबी रंग होता है, ठीक है, और झींगा मछली ये भी गुलाबी रंग का होता है, तो 1 और 2 उसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, झींगा मछली से और प्याज के उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। 93। अब आते हैं 94 नंबर पे। 94 में कह रहा है कि बुल एवं बियर शब्द का संबंध है आयकर विभाग से, मुद्रा बाजार से, मवेशी मेला से, स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये हो जाएगा सी, इसका उत्तर स्टॉक एक्सचेंज है, बुल और बियर। देखिए बुल और बियर क्या होता है, जब स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो सेंसेक्स चढ़ता है तो कहता है कि बुल है जो, और बियर जो है वो जब उतरता है तो कहता है बियर स्ट्रांग हो रहा है। 95 नंबर में कह रहा है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कह रहा है कितना था, तो ये था 1.64%, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1.64%। 96 में कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, तो वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात क्या है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। कह रहा है विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेन है जो विपरीत दिशा में चल रही है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। तो मान लीजिए ए ट्रेन है और एक बी ट्रेन है। ए ट्रेन पार करती है कितने में,
ए ट्रेन है और बी ट्रेन है। ए ट्रेन पार करती है 27 सेकंड में और बी ट्रेन पार करती है 17 सेकंड में। दोनों एक दूसरे को पार करती है कितना में, तो 23 सेकंड में। ठीक है, तो उनकी गति का अनुपात पूछ रहा है, ए और बी के गति का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो ए का गति मान लेते हैं कि हम लोग एक्स है और बी का गति मान लेते हैं वाई है। ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति सेकंड है और वाई मीटर प्रति सेकंड है। तो 27 सेकंड में कह रहा है किसी को पार कर जाता है, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 27 एक्स, और ये जो है 17 सेकंड में पार कर जाते हैं तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 17 वाई। ठीक है, अब एक दूसरे को कह रहा है कि 23 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग सापेक्षिक चाल के, तो एक इधर से चल जाए एक इधर से चल जाए, इसका गति एक्स है इसका गति वाई है, तो दोनों का गति मिला के कुल रिजल्टेंट गति जो है परिणामी गति हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का हम लोग देखें कि लंबाई निकाल लिए हैं, तो दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा, इधर से जाएगा उधर से जाएगा, तो दोनों को कुल लंबाई क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा 27 एक्स प्लस 17 वाई, इसमें भाग देने तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब बराबर हो जाएगा कितना सेकंड लेता है, दूरी बटा चाल 23 सेकंड लेता है, तो 23 सेकंड हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग आगे यदि सॉल्व करें तो ये हमारा 27 एक्स प्लस 17 वाई, तो ये हो जाएगा 27 एक्स प्लस 17 वाई बराबर 23 एक्स प्लस 23 वाई। इसको घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4 एक्स प्लस, ये आ जाएगा इधर माइनस में 3 3 6 वाई बराबर हो जाएगा इधर 0, इधर 4 एक्स बराबर हो जाएगा 6 वाई, तो एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा 6 बटा 4, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2, यानी कि ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा ए और बी के 3:2 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:2, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपको बी। उत्तर क्या हो जाएगा बी। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में हम बना दिए हैं। ठीक है, इतना सवाल जवाब नहीं करने रहता है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करना होता है एग्जाम में, आप लोग जो है डायरेक्ट बना लीजिएगा, पर हम यहाँ समझाने के लिए जो थोड़ा डिटेल में कैलकुलेशन कर दिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी तुम्हारी इस समय है। तुम्हारे जन्म के समय जो है मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी तुम्हारे इस समय है। यदि पिता की आयु अभी 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। तो अभी कह रहा है कि 38 साल है, और जब उसका बेटा जन्म लिया था तब उसका आयु जो है अभी उसके बेटे का आयु के बराबर था। तो मान लेते हैं कि x वर्ष पहले जो है उसका बेटा जन्म लिया था, तो अभी उसका आयु कितना होगा, x वर्ष होगा बेटा का। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो 38 और बराबर हो जाएगा कितना 2x, तो x बराबर हो जाएगा 19 साल। ठीक है, तो बेटे का आयु कितना हो जाएगा 19 साल। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना था, तो 5 वर्ष पहले बेटे का आयु कितना हो जाएगा, 19 में से 5 घटा देंगे, 19 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 साल। तो कितना हो जाएगा 14 साल, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए 14 वर्ष। ठीक है, अब आते हैं 98 कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो कह रहा है उत्तर की ओर जो है वो इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, इधर हो जाएगा वेस्ट और इधर हो जाएगा ईस्ट। अब उस व्यक्ति का हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलता है, तो मान लेते हैं उत्तर की ओर चला यहाँ से 8 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद उसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़कर यानी कि यहाँ मुड़ेगा और चलेगा ये 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ेगा तो ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा, तो और ये चलेगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो अंत में दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर से वो क्या करता है दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो ये इधर चला जाएगा और 4 किलोमीटर चलेगा। तो दाएं मुड़कर ये 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि वह व्यक्ति अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूर है। तो प्रस्थान स्थान कितना था, यहाँ पे 8 था, यहाँ 8 से चला था और ये यहाँ पे पहुँचा है, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, तो ये हो जाएगा 3, 8 3 कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। इतना घुमाया बच्चे को 11 किलोमीटर चलाने के लिए, तो ये हो जाएगा 11 बी आंसर। ठीक है, तो ये कौन सा था 98। आते हैं अब हम लोग 99 पे। 99 में कह रहा है कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है, 20 वस्तु का जो लागत मूल्य है वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ प्रतिशत कितना है 25, तो x का मान कह रहा है कितना होगा। तो कह रहा है 20 वस्तु का लागत मूल्य जो है x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। तो चलिए मान लेते हैं कि 20 वस्तु का जो है वो CP जो है वो 20 रुपया है, तो एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है ना। अब आते हैं तो इसमें कह रहा है कि x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो x वस्तु का जो SP होगा वो कितना हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि 20 वस्तु का CP कितना है 20 रुपया है, तो x वस्तु का SP कितना हो जाएगा
₹20। तो एक वस्तु का SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/X रुपया। लाभ हमको कह रहा है कितना मिल रहा है, 25% का। तो एक वस्तु पर हम लोग लाभ मिलाते हैं 25%, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बराबर कितना, SP माइनस CP और बटा में होता है 100। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 25%, तो 25 और बटा में हो जाएगा कितना, 100 बराबर, ये हो जाएगा गुना में यहाँ पे। ठीक है, ये भागा इधर गुना में आ जाता है। तो चलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन पे हम लोग चलते हैं। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन पे चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो 20/x और माइनस में हो जाएगा 1, ये CP था 1, और इसका गुना में हो जाएगा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 25% का। तो इसका बटा वाला चला गया इधर गुना में, तो 25% का हो गया। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये कट जाएगा कितने, 25 चौका 100 4 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 20 चौका 80 माइनस 4x बटे में हो जाएगा x बराबर हो जाएगा इधर बच जाएगा 1। तो ये 1 इधर क्या कर लेंगे हम लोग, तो ये पूरा टोटल आ जाएगा हमको कितना, x। ठीक है, और इसको भी हम लोग इधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 80 बराबर कितना 5x, तो इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमको 16। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, तो B। अब आते हैं 100 नंबर में। 100 नंबर कह रहा है कि 49, 50, 46, 55, 38, 64, 28। तो इसमें हो जाएगा 49, 50, 46, 55, 38, 64 और 28। तो करते हैं, देखते हैं इसमें लगा करके। तो इसका हम करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका करें तो इसमें हो जाएगा प्लस का कितना, तो यहाँ नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, इसके बाद हो जाएगा इसमें माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है हम लोग फिर से 46 और 55, तो प्लस का हो जाएगा इसमें 9, और इसमें यदि करें तो इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ से कितना घटाएंगे, तो 4 चौका 16, 16 यदि घटाते हैं तो 39 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 38 दिया हुआ है। तो माइनस का हम लोग करेंगे 16, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 39 होना चाहिए, जो कि 16 दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसमें हम लोग जोड़ेंगे प्लस का 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 39 होना चाहिए, यानी कि डी उत्तर इसमें जो है वो 38 गलत है। कह रहा दी की संख्या में जो है एक विशेष संख्या गलत है, तो कौन सा गलत है, 38 गलत है। ठीक है, 38 के जगह पे क्या देंगे, 39 दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं, अब ये सीरीज़ खत्म हो चुका है। तो अगले टेस्ट में मिलते हैं आप, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कृपया करके चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और लाइक कीजिए। लाइक करने में कंजूसी